नमस्कार। इस बार बजट में अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा खुश करने वाला ऐलान किए गए हैं तो वो है रियल एस्टेट सेक्टर। उसमें से एक वित्त मंत्री ने सेक्टर की तरफ से लंबे वक्त से की जा रही कई मांगों को इस बजट में पूरा कर दिया और जाहिर है प्रॉपर्टी बाजार इससे काफी खुश है। तो अब इस बजट के बाद रियल एस्टेट मार्केट की दिशा क्या होगी और इंडस्ट्री के साथ साथ घर खरीदने वालों के लिए आने वाले दिन कितने अच्छे होंगे, इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट सी शेखर रेड्डी, बाजार के जानकार और सीबीआरई के साउथ एशिया सीएमडी अंशुमन मैगजीन, और बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेस्टीज ग्रुप के सीएमडी इरफान रजाक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला रिएक्शन यहां पर सी शेखर रेड्डी साहब से लेंगे। रेड्डी साहब, बहुत सारी लंबी विश लिस्ट थी आपकी और मुझे लग रहा है कि उसमें से काफी हद तक 50% से ज्यादा या कहें 70% तक वित्त मंत्री ने पूरा कर दिया। क्या पहला रिएक्शन होगा आपका इस बजट के लिए? हम तो खुशी है, पर्टिकुलरली अफोर्डेबल हाउसिंग के वास्ते अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग का दी प्रोविजन करा है। इधर जो एफडीआई में हमारा जो रिक्वेस्ट था वो फुलफिल हो गया, और रिडक्शन ऑफ द कैपिटल, मिनिमम कैपिटल $10 million टू $5 million, और बिल्ट अप स्पेस का जो भी प्रोजेक्ट का बिल्ट अप स्पेस 50,000 स्क्वायर मीटर्स था उसको 20,000 स्क्वायर मीटर करे। एंड इफ एट ऑल द डेवलपर इज गोइंग for the affordable housing project of value 30% of the total project, even these two conditions also waived. So the lot of funds will come for the small and medium developers from the FDI. This is one good news for the all our developer friends. REITs में हमारा जो टैक्स कंसेशन नहीं था इससे पहले, वो हम मांगे थे हमारे रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, वो भी अब हमारे को वो मिल गए। REITs का भी अच्छा अल्टरनेट फंड है। एंड विच एवर द बिल्डर्स लाइक आपके पास हमारा फ्रेंड बैठा हुआ है पैनल में, रजाक साहब, उनके वास्ते बहुत ये REITs will be more useful to him because he is in a big way into malls and multiplexes. It will be definitely useful to him, not only to him, all the small retail investors who is not in a position to buy a flat or a plot, he can invest in REITs and make money. राइट सर, काफी सारी चीजें यहाँ पर अलावा इंडिविजुअल एग्जम्पशंस भी है। राइट, तो इंडिविजुअल काफी कुछ हुआ है यहाँ पर। तो इरफान रजाक साहब से रीट्स पे तो बहुत विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले रजाक साहब, एक अगर मैं आपका पूछूं कि ये बजट आपको कैसा लगा, आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगी? नहीं, मेरे हिसाब से फिनेंस मिनिस्टर ये जो 2 महीने थे इनके पास बहुत अच्छा बजट पेश किया है, और इन्होंने एक रोड मैप सेट किया है अगले साल आने वालों, अगले जो साल आएंगे 4-5 साल तो, और बजट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है अंडर द सर्कमस्टांसेस और जो इकोनॉमिक सिनारियो है, और मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा काम किया है। राइट, तो यहाँ पर हमारे दोनों डेवलपर साथी कह रहे हैं बजट्स के लिए थम्स अप है, बहुत अच्छा काम कर दिया। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर से अब चलते हैं कि वाकई में ये बजट एक पाथ ब्रेकिंग बजट सिद्ध होगा क्या, जहां तक रियल एस्टेट की बात है। अंशुमन, आप कैसे देखते हैं इस बजट को, आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन है इससे? नहीं, नो डाउट ये बजट अच्छा था, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी जो उन्होंने इस बजट में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जो रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने करी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड जो अनाउंस किया है। मेरे हिसाब से इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है लोग पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये इंडियन रियल एस्टेट की जो मार्केट है या इंडस्ट्री है, इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा अगले सालों में। इससे फंडिंग तो आएगी, डोमेस्टिक में जो मनी जो पड़ा है, जो रियल एस्टेट में नहीं जाता वो जाएगा, एग्जिट ऑप्शंस देगा ये जो इन्वेस्टर्स को, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, इंस्टीट्यूशनल मनी आएगा रियल एस्टेट में, इंस्टीट्यूशंस एसेट्स ओन करेंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये एक सबसे मेजर अनाउंसमेंट जो इसमें बजट में आया है, और इसका इम्पैक्ट लाइक आई सेड अभी क्योंकि पूरी तरह लोग जो आम आदमी ये समझता नहीं इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा हमारी मार्केट के लिए। राइट, तो रीट्स जो है उसे एक बड़े अनाउंसमेंट की तौर से देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट भी, हमारे डेवलपर भी, क्योंकि इरफान रजाक साहब प्रेस्टीज ग्रुप के अंदर इस पर काफी काम करते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट में काफी बड़ा स्टेक है उनका, तो उनको काफी फायदा होगा। रजाक साहब, तो रीट्स के क्लियरेंस को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह का टैक्स की छूट की जो मांग हो रही थी वो यहां पर वित्त मंत्री ने हरी झंडी दे दी है, अब इससे कितना फायदा होगा?
नहीं, रीट्स का ये जो रूल अभी फिनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में हम सुने हैं, ये तो बहुत अच्छा है और मुझे खुशी है कि सरकार का ये फोकस है रीट्स रियल एस्टेट एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रूव उन्होंने किया है, कुछ पास थ्रू किए हैं टैक्स के लिए, बट अभी फाइन प्रिंट हमारे को देखना अभी है और उसको समझना है। और अभी कई चीज़ें थोड़े जो करने बाकी हैं, जैसा स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, स्टैम्प ड्यूटी का, कैपिटल गेन का है, तो इसको सब पूरा जब समझ जाएंगे और इसका जो भी समझौता हो जाएगा, तब मेरे ख्याल में रीट्स तो एक अच्छा लेजिस्लेशन है जिसमें छोटे इन्वेस्टर्स रीट के रूट इन्वेस्ट कर सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में। और जैसा हमारी कंपनी के पास बहुत सारे लीज्ड आउट एसेट्स हैं, अब कई हमारा टारगेट है कुछ 700-800 करोड़ का, और जो रेंटल इनकम हमारे पास है इसको सारा हमने पूल करके एक रीट स्ट्रक्चर में लाएंगे। एक तो कंपनी के लिए लिक्विडिटी भी आ जाएगी, इसकी एनएवी हमारी कंपनी की एनएवी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रीट स्ट्रक्चर में कैप रेट 7-8% भी मिल जाएगा। तो इसमें तो दो तरफ से भी फ़ायदा है, जो इन्वेस्टर है उनको भी फ़ायदा है कि रीट स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके इनकम मिले, उनको लाभ मिले, और हमारे कंपनी के लिए एक कैश फ्लो का जरिया बन सकता है। राइट, चलिए, तो रीट्स के लिए थम्स अप है, एक शानदार मौका मिलेगा उन निवेशकों को भी जो सीधे तौर पर रियल एस्टेट में नहीं एंटर करना चाहते लेकिन रीट्स के जरिए एंटर कर सकते हैं। अपनी जो यहां पर एक्सपोजर है उसको कम ज्यादा जैसा चाहे रख सकते हैं, उसके लिए एक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं। और एक फंडिंग का जो बड़ा प्रॉब्लम था वो इससे एक आंसर जाता उसको कि फंडिंग के लिए एक नया जरिया खुल जाएगा डेवलपर्स के पास। रेड्डी साहब, जो आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि एफडीआई में कई तरह की यहां पर छूट दी गई है और खासतौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो 30% अफोर्डेबल वाली प्रोजेक्ट होगी उसके लिए तो सारे नॉर्म्स मिनिमम कर दिए गए हैं। साथ में एनबीएच की नेशनल हाउसिंग बैंक के जरिए भी 4000 करोड़ रुपए आए। तो आपको लगता है कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग वाकई सभी तरह के डेवलपर्स के फोकस पे आ जाएगा और इसका असर मार्केट पे भी आते देखेंगे, मतलब दाम पे भी फर्क पड़ेगा, सस्ते घर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 4000 करोड़ जो दिए एनएचबी की, हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी, व्हाट इज द इंटरेस्ट सबवेंशन, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है हमारे को डिटेल्स नहीं मालूम है। The moment we know what is the interest subvention, that will definitely helpful us in taking up the housing projects. And another issue is ये funding का issue चालू हो रहा है slowly, and most probably NHB will also solve the interest subvention. But from the supply side for जो developer को जो दिक्कत है, जो permissions का problems है, जो NOCs हैं, unwanted NOCs है, permissions का जो delay हो रहा है, and some of the taxes by the state government also we have to look into that. The moment state government also will come forward and do something on the approval system and NOC system and also registration charges के बारे में, VAT के बारे में, और जो भी if they can do something in the state governments also, definitely affordable housing, especially EWS, LIG will take up in a big way. राइट, अंशुमन, जो यहाँ पर एक रेड्डी साहब ने जो मुद्दा उठाया कि आपने फंडिंग के लिए तो काफी सारे ऑप्शंस कर दिए हैं, एफडीआई के नॉर्म्स आसान कर दिए हैं, उसके अलावा एनएचबी के जरिए भी आपने एक बड़ी रकम रख दी है, लेकिन जो एक मेजर हर्डल आ जाता है कई बार वो होता है क्लियरेंसेस का, परमिशंस का, और उसको लेकर उम्मीद थी कि बजट में कुछ सुनने को मिलेगा, अभी नहीं मिला, लेकिन उम्मीद करें कि बजट के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा, अनाउंसमेंट आते रहेंगे और सेक्टर को जैसी, मतलब जो यहाँ से हम देख रहे हैं बजट में जिस तरह के अनाउंसमेंट हुए, आगे भी सेक्टर के लिए चीजें अच्छी दिख रही हैं। देखिए, बजट सिर्फ फंड्स एलोकेट कर सकता है या फिस्कल इंसेंटिव्स दे सकता है। जो आप ये बात कर रहे हैं बाकी आगे बजट के बाहर होगा, जो कि अभी इंडिकेशन है, जो कि सिग्नल गवर्नमेंट दे रही है। वी आर वेरी होपफुल, लिस्ट बहुत लंबी है और ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का भी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुए, हाउसिंग ऑलरेडी हाउसिंग फॉर ऑल 2022 का जो स्लोगन बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था और जो फॉलो करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को अभी बहुत सारे और स्टेप्स करने पड़ेंगे एंड वी आर क्वाइट होपफुल वो करेंगे। मैं एक और पॉइंट ये बताना चाहता है, जैसे मिस्टर रज़ाक ने बोला, जो रीट स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसमें अभी भी टैक्स के कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। ये स्ट्रक्चर सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि ये टोटली टैक्स फ्री ना हो, टैक्स फ्रेंडली ना हो, और इसमें टैक्स का जो रिक्वेस्ट थी पहले अगर वो सारी मीट ना हो, तो ये उसमें भी अभी मेरे ख्याल काम चलेगा।
एक और चीज इस बजट में जो काफी इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, जो एफडीआई नॉर्म्स रिड्यूस किए हैं, इससे थोड़ा फंडिंग तो आएगा, लेकिन फंडिंग टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी जाएगा, क्योंकि पहले रिस्ट्रिक्शन था 50,000 स्क्वायर मीटर्स का, अब 20,000 स्क्वायर मीटर्स का कर लिया है। काफी प्रोजेक्ट्स अगर टियर 2 या टियर 3 सिटी में जाएं तो 50,000 स्क्वायर मीटर्स बहुत लार्ज प्रोजेक्ट था काफी स्मॉलर सिटीज को ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इससे फंडिंग आएगा और स्पेशली छोटे सिटीज और टाउन्स में जाएगा। एक और जो लोग मतलब इसमें पहले जिससे रियल एस्टेट से अपेरेंट नहीं है कि ये कनेक्टेड है, लेकिन इसका काफी इस पे रियल एस्टेट पे लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आएगा, वो है कि एफडीआई जो इन्होंने इंश्योरेंस में 49% कर दिया है, एंड आई होप ये बड़े आगे जाके। और अगर इंश्योरेंस सेक्टर एक्सपैंड करता है, अगर इंश्योरेंस सेक्टर में इसकी वजह से फंडिंग आती है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में पैसा जाएगा। अगर हम ग्लोबली देखें तो इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म फंडिंग आती है, लार्ज क्वांटिटी फंडिंग आती है, तो इससे भी अगले 2-3-4 साल में उसका भी पैसा रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। और जो रियल एस्टेट की सबसे बड़ी इस टाइम इशू है वो फंडिंग का है, तो ये भी एक जरिया है फंडिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। यार ब्रेक लें उससे पहले रजाक साहब से एक रिएक्शन लेते हैं। अंशुमन कह रहे थे कि एक एफडीआई जो खोल दिया उसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो घर बनते हैं, जो कंपैरेटिवली सस्ते रहते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग को ध्यान में रख के वहां पर काफी फायदा मिलेगा, वहां पर भी काफी पैसा लगेगा। तो आपको लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर ये जो सारे ऐलान हुए हैं इनका एक काफी बड़ा इंपैक्ट मार्केट पे आता हुआ दिखेगा? रजाक साहब देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग ही एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत है हमारे देश में, और इसके लिए जितना सरकार काम की उतना कम है। अभी भी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया 50,000 रुपया इंटरेस्ट सबवेंशन और 50,000 रुपया जो उन्होंने एक्स्ट्रा दी है एग्जम्पशन के लिए, वो काफ़ी कम है। बल्कि सारे टैक्सेस हैं विच नीड टू बी रिड्यूस्ड फॉर दी अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसा इस पे वैट लगता है, सर्विस टैक्स भी लगता है, ये सब सारे चीज़ें कुछ एडजस्टमेंट हो जाएंगे और करेक्शन होंगे। इसके लिए क्या होता है कि हर नागरिक को एक अच्छा मकान जो अच्छे इन्वायरमेंट में है, ये जो हाउसिंग फॉर ऑल एंड ड्रीम होम फॉर एवरीवन, ये चीज़ तो होना ही चाहिए, और इसकी दिशा में हम भी काम करेंगे। इसमें हमारे कंपनी के लिए भी रेवेन्यू भी मिलेगा, और एक तरफ से ये देश के लिए एक काम होता है कि सबके लिए एक मकान हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा सपना होगा ये सभी के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी और एक आम आदमी के लिए भी, कि सबको घर मिले। 2022 तक सरकार वादा कर रही है, देखते हैं इस वादे को निभाने के लिए आगे और क्या कदम आएंगे। बहरहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो बजट के कुछ और अहम अनाउंसमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, उन पर चर्चा जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइए, हम भी तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कि अपने बजट से वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट मार्केट को, प्रॉपर्टी बाजार को खुश कर दिया है, लेकिन ये खुशी कितनी आगे जाएगी, कितने काम की है, और अच्छे दिन बाजार के आएंगे क्या, लोगों के आएंगे जो घर खरीदना चाहते हैं। और इन सब के लिए हमारे 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ बने हुए, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रजाक साहब, हम ब्रेक से पहले आपने जिक्र भी किया कि यहाँ इनकम टैक्स की भी जो छूट दी गई है आपको, होम लोन पे 50,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिल गया, ATC के तहत छूट मिल गई है, ओवरऑल आपकी जो टोटल इनकम है उस पे छूट मिल गई। लेकिन ये जो छूट दी गई है, मांग काफी बड़ी थी, 50-50 हजार रुपए बढ़ा दिए, तो ये नोशनल ज्यादा लग रही है। आपको लगता है इससे वाकई में फायदा होगा, लोग प्रोत्साहित होंगे कि आगे निकले, घर खरीदें, होम लोन ले? नहीं, इसको तो माप तोल नहीं सकते, बट एक मूड अच्छा बन जाता है कि 1,50,000 से 2 लाख का एग्जेम्पशन हो गया है इंटरेस्ट के लिए, तो ये छोटे मकान जो खरीदते हैं उनको तो बहुत फ़ायदा पड़ेगा। बट ओवरऑल उसका छोटा सा सेविंग है, बट ये जो दिशा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ली है, दैट इज़ अ गुड डायरेक्शन
मेरे ख्याल में इसकी दिशा और इसके तरफ आगे बढ़ती जाएगी अगले सालों में। बिल्कुल, दिशा काफी महत्वपूर्ण है, जो सिग्नल दिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, उत्साह जगाने की कोशिश है। चलेंगे रेड्डी साहब के पास। रेड्डी साहब, 100 नए शहरों के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट इस साल के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये आपको कितना उत्साहित करता है? क्योंकि 100 नए शहर बनाना, उसमें इतनी हाउसिंग, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे कितना फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्ते जो फंड एलोकेशन करे, when the new infrastructure is coming, no housing development will be there, new employment will be created, and this will also definitely help the affordable housing segment also. It's a welcome step, and इसका तो definitely इसका तो असर तो पड़ेंगे अब हमारा entire industry में. We need badly, because if you see in other countries, without external infrastructure they don't permit the development, but unfortunately in India it is permitted. Without infrastructure also development is going on. Now at least now we should correct that. This should not happen in future. Wherever the master plans are drawn, notified, first the government should complete the infrastructure. Maybe this type of funding definitely will help to complete the infrastructure. Then we will not see any slums in future. That is one thing. Another thing, the HUPA is continuously in dialogue with the CREDAI and other the stakeholders to bring in lot of reforms for the particularly affordable housing. जो NOCs है, Ministry of Environment है, Civil Aviation में है, State Government का NOCs है, they are all working together, and the online permission is also possible in coming future. Maybe within another few months you will see lot of changes in the policy direction also, because Modi ji भी बोल रहे हैं minimum government maximum governance, उसी डायरेक्शन में चल रहा है. In coming months you will be seeing the online permissions. राइट. यही अंशुमन के पास आएंगे. अंशुमन, जो हमने सवाल के रेड्डी साहब से, तो उन्होंने भी कहा कि काफी परिवर्तन आएगा, लेकिन 100 नए शहर बनेंगे, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा, कई और कंपनियों को तो यहाँ फायदा मिलेगा ही मिलेगा, एक इकोनॉमी भी बूस्ट होगी. लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर सेक्टर की बात करूं तो जो ठंडापन हम इसमें देख रहे थे, कंपनियों के मार्जिन घट रहे थे, आपको लगता है कि वहां अब तेजी आती हुई दिखेगी, वहां एक जोश दिखेगा नया, क्योंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा ये? देखिए, सबसे पहले तो जोश होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा. द फैक्ट इज रियल एस्टेट मार्केट अभी भी स्लो है. इसको टर्न अराउंड होने में टाइम लगेगा. रियल एस्टेट मार्केट इज नॉट लाइक द स्टॉक मार्केट, जहां की इमीडिएटली आप ऊपर नीचे देखेंगे, ऊपर जाते हुए देखेंगे. जो 7,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है स्मार्ट सिटीज के लिए, 100 स्मार्ट सिटीज के लिए, ये इनफ नहीं है. एटलीस्ट बजट ने अपनी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस टाइम शॉर्टेज है फंड्स की, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा एलोकेशन है. बट इसका सक्सेस 2-3 चीजों में रहेगा. एक तो यह है कि कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये 7,000 करोड़ रुपया खींच सकता है, और कितने कंस्ट्रक्शन कंपनीज, डेवलपर्स, और कितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है कि बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के नहीं होगा. दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन. बजट सिर्फ, जैसे मैंने कहा, कि फंड एलोकेट कर सकता है, इंसेंटिव दे सकता है. हमारी कंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इम्प्लीमेंटेशन. पहले अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें पहले, तो प्रोजेक्ट्स जो 2 साल में होने चाहिए वो 5 साल में होते हैं. आई एम होपिंग जो नई गवर्नमेंट का एंथुसियाज्म है और जो सब बोल रहे हैं, अगर ये बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा जबकि जो सारा पैसा एलोकेट हुआ है वो इन्वेस्ट हो और उस इम्प्लीमेंटेशन हो, और इम्प्लीमेंटेशन हो विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, जहां की अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ ह्यूज, छोटा नहीं बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा कंपनीज पे, इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी ग्रो करेगी. बट ये टाइम ही बताएगा कि ये इम्प्लीमेंट कितना कैसे होता है. अगर आप पुराने बजट देखें, जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर बजट, प्रीवियस बजट्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा एलोकेट हुआ है, विच इज द राइट थिंग. अगर आप उसको देखें, उसमें से सारा पैसा और मोस्ट ऑफ द मनी हैज नॉट बीन इन्वेस्टेड. तो अगर ये बजट ने अपना अच्छा काम किया है, अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं. राइट. चलिए, तो अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि पैसा भी दे दिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वाकई एक बड़ी समस्या, जिससे हर क्षेत्र देश का रूबरू होता है, और ये तकलीफ है. चलते चलते एक फाइनल कमेंट लेंगे रेड्डी साहब आपसे, कि अब क्योंकि आपकी पूरी एक संस्था है, क्रेडाई है, सारे डेवलपर्स मिले हुए हैं, तो आपकी तरफ से भी यहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आते देखेंगे कि बजट में काफी कुछ एलोकेशन हो गया है, इंप्लीमेंटेशन पे भी आपका भी जोर रहेगा, सरकार के ऊपर दबाव रहेगा, लेकिन आपकी तरफ से भी, संस्था की तरफ से भी ऐसे बहुत सारे काम होंगे ताकि एक विन विन सिचुएशन सबके लिए बने. या हमारा एक दो
रिक्वेस्ट पेंडिंग है। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस हम मांगे तो वो नया है। अनदर इशू इज द टैक्सेशन एज एंड टुडे इज टू हाई, अबाउट 35% टैक्सेशन है, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग आल्सो वी वर रिक्वेस्टिंग फॉर द वेवर ऑफ द सर्विस टैक्स, वो भी नहीं हो गए। And another issue is in this budget, PPP model will definitely work in infrastructure, and the finance minister has also mentioned a similar type of REITs for the infrastructure. Right. So definitely this all will come into the picture in the coming months, and we will definitely will encourage all our members to go for the affordable housing, and we will see that government का जो goal है, agenda है by 2022 housing for all, we will try to work in the direction to fulfill the government agenda. राइट चलिए, तो यहाँ पर राय यही निकल के आ रही कि एक अच्छी शुरुआत है ये बजट, बढ़िया प्रावधान इसमें किए गए हैं, सबको इंकरेजमेंट मिलेगा, चाहे सेक्टर की बात हो, चाहे घर खरीदारों की बात हो। अंशुमन भी जैसा कह रहे हैं कि चीजें तब अच्छी होंगी जब इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होगा, जो वाकई बहुत जरूरी है। अनाउंसमेंट अच्छे आए हैं, रकम भी दे दी गई है, धीरे धीरे हमें लगता है कि आगे एक ये सिग्नल है कि आगे चलते हुए इस सेक्टर के लिए और भी कुछ किया जाएगा, क्योंकि एक सेक्टर, दोनों बात, इस सेक्टर देश की इकोनॉमी के लिए भी बड़ा रोल प्ले करता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, 3 रोटी कपड़ा मकान, उसमें से मकान की जरूरत को सबके लिए पूरा करता है। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में इस बजट के फायदे और साथ में जो कुछ और बातें रह गई हैं जो हमें इंडस्ट्री से सुनाई पड़ी, उन सब पे सरकार का ध्यान जाएगा, और 2022 तक जो एक लक्ष्य है सबको घर देने का, उसके करीब आते हुए हम देश को देखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।